चलिए आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग बायोमोलिक्यूल्स, जो कि क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अपने एनसीईआरटी बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर, हर एक लाइन है आपको जो एनसीईआरटी में है सब पढ़ने को मिल जाएगा इस वीडियो में। जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं वो तो देख ही सकते हैं, यूनिट 10 है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10। और अगर आप कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, नीट या जेई के लिए, तब भी देख सकते हैं। और अगर आप बोर्ड्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, फटाफट देखिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स बहुत स्कोरिंग है, कहने के लिए तो वन शॉट है, लेकिन बड़ी मेहनत की है, लगभग 2-3 घंटे इसको लिख लिख के बनाने में। और वो 2-3 घंटे आपको लगभग 1 घंटे के आसपास टाइमिंग में मिल जाएगा, जिसमें पूरी एनसीईआरटी की बायोमोलिक्यूल्स के हर उर्जे पुर्जे आपको समझ में आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला तो बायोमोलिक्यूल्स किसको किसको बोलते हैं पता है? कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, और अपने पास प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंजाइम, हार्मोन्स, तो ये सब मिल करके और फिर वो डीएनए, आरएनए, ये सब मिल करके बोले जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे सबसे फेमस होता है केन शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज। इनका जनरली फॉर्मूला होता है CxH2O होल Y। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जनरली इस फॉर्मूले के तो होते हैं CxH2O होल Y के, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, और मेथेनल। ये दो लोग ऐसे हैं ना जो बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस फॉर्मूले में फिट तो हो जाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फिट्स इनटू द फॉर्मूला बट नॉट कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखना, मेथेनल और एसिटिक एसिड भी इस फॉर्मूले में फिट हो जाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सिमिलरली एक बहुत ही प्यारा सा कार्बोहाइड्रेट होता है रेमनोज। रेमनोज जो है वो इस फॉर्मूले में फिट तो नहीं होता, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट होता है C6H12O5। ठीक है, पहली लाइन क्लियर हो गई अपने पास। तो ये तो हो गया सबसे बेसिक सी बातें कि कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूले के होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस फॉर्मूले को फॉलो करने वाला कार्बोहाइड्रेट हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो इसको फॉलो ना करे वो कार्बोहाइड्रेट ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले होते हैं मोनोसेक्राइड, जो होते हैं 20। अक्सर अमीनो एसिड लोगों को बहुत अच्छे से याद होते हैं कि 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड्स भी 20 होते हैं। किसको बोलते हैं मोनोसेक्राइड? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हम हाइड्रोलिसिस कराएं, पानी फेंक फेंक के मारे लेकिन टूटे ना पानी से वो, तो उसी को बोलते हैं पानी से फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो पाता हो, मोनोसेक्राइड हो जाता है। जिसमें फेमस है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, अराबिनोज, बहुत सारे ऐसे। फिर होते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड किसे बोलते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी आप अगर हाइड्रोलिसिस करें तो 2 से 10 मोनोसेक्राइड दें हाइड्रोलिसिस करने पर। जिसमें ऐसे तो ओलिगोसेक्राइड बहुत सारे होते हैं, जिनमें से डाइसेक्राइड बहुत फेमस होते हैं। डाइसेक्राइड मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी आपने हाइड्रोलिसिस कराई तो 2 मोनोसेक्राइड मिले अपने पास। जैसे सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज ये ग्लूकोज, ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। माल्टोज जो कि ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। तो ये डाइसेक्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने को पढ़ने हैं। और तीनों के फॉर्मूले, जो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है वही लैक्टोज का, वही माल्टोज का, और फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। ये कौन है? डाइसेक्राइड। किसके अंदर आते हैं? ओलिगोसेक्राइड के अंदर आते हैं। और कितने ओलिगोसेक्राइड हो सकते हैं? ये तो 2 लोग देंगे, 2 मोनोसेक्राइड देंगे हाइड्रोलिसिस से। अगर कोई 3 देगा तो वो ट्राइसेक्राइड हो जाएगा, 4 देगा तो टेट्रासेक्राइड हो जाएगा। तो डाइसेक्राइड हमें ओलिगोसेक्राइड के अंदर पढ़ने होते हैं। फिर आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड वो जिनकी हाइड्रोलिसिस करें अगर हम तो बहुत सारे मोनोसेक्राइड मिलते हों। जैसे अपने पास एक होता है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन। ऐसे पॉलीसेक्राइड बहुत फेमस होते हैं भाई। ये मीठे नहीं होते, स्वीट में होते हैं, नॉन शुगर मतलब मीठे नहीं होते भाई। और नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग का मतलब होता है जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है ना, और टॉलेंस रिएजेंट, उनके साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाते ये। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, जैसे एनसीईआरटी में है ना ये चैप्टर, वैसे ही हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं 1 by 1, बिल्कुल एनसीईआरटी जैसा। तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं भाई? तो पहला तरीका होता है जो सुक्रोज है, जिसको केन शुगर भी बोलते हैं, उस केन शुगर की हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाता है। ग्लूकोज मिल गया, लेकिन इसको कोई अच्छा तरीका नहीं मानते। कमर्शियल मेथड होता है इसका बनाने का, स्टार्च से बनाइए।
स्टार्च आपको पता होना चाहिए एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलके बने होते हैं, और दोनों ही एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन जो हैं अल्फा ग्लूकोज से बने होते हैं। तो जब हम स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कराते हैं और कराते चले जाते हैं हाइड्रोलिसिस लगभग 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो फिर ये हमें ग्लूकोज देते हैं, और ये कमर्शियल मेथड है ग्लूकोज बनाने का। जो मार्केट से ग्लूकोन डी खाया है खरीद खरीद के, वो यही होते हैं अपने पास। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज याद रखिएगा, एक तो ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है C6H12O6, लेकिन उसका ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर याद रखिए CHO, CHOH होल 4, CH2OH। यहीं से इसका नाम आता है कि इसमें कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, तो 5, तो पेंटा हाइड्रोक्सी, और एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, और इसी को ऐसे भी नाम देते हैं कि एल्डिहाइड है तो एल्डो, और टोटल 6 कार्बन है तो हेक्सोज। ग्लूकोज क्या होता है, एल्डो हेक्सोज। ऐसे एक होता है इसका भाई फ्रक्टोज, जो कि होता है कीटो हेक्सोज, उसमें कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो पहले तो ये स्ट्रक्चर याद रखिए, CHO, CHOH होल 4, CH2OH, 2-3 बार बना लीजिए। ध्यान रखिए पेन चलाते रहोगे तभी तुम्हें एग्जाम में याद आएगा जो हम बोल रहे हैं। अच्छा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और ओपन चेन में इसका परफेक्ट स्ट्रक्चर ऐसे दिखाते हैं। कैसे, CHO ऊपर है और नीचे वही CH2OH, और बीच में जो तुमने यहां CHOH 4 एक साथ लिख लिया था उसी को थोड़ा जूम कर दिया। HOH नीचे से पढ़िएगा, नीचे से HOH, HOH, OHH, HOH। याद कैसे रखते हैं, देखिए सेम, फिर से सेम, फिर उल्टा, फिर उसका भी उल्टा, HOH, HOH, OHH, HOH, सेम सेम, उल्टा उल्टा। ये बन गया अपने पास साइक्लिक, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में कितने चिराल कार्बन होते हैं इसमें। चिराल से कंफ्यूज ना होना, कुछ लोग इसको कायरल भी बोलते हैं। कितने कायरल कार्बन है इसके पास, 4। ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये भी ओपन चेन है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है अपने पास। याद रखिए HOH, HOH, OHH, HOH। ये कौन सा ग्लूकोज है, डी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इसका सबसे लास्ट वाला OH है ना, वो दाहिने साइड है, राइट साइड है, दाहिने साइड है, इसलिए इसको बोलते हैं डी फॉर्म। इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा या लेवोरोटेटरी होगा, नहीं नहीं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं। बस ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके लिए डी और एल कॉन्फ़िगरेशन आता है। अगर OH सबसे लास्ट वाला दाहिने साइड में है तो फिर डी, अगर ये लेफ्ट साइड में होता तो एल बन जाता। किसी डी से एल कैसे बनाते हैं, किसी भी डी स्ट्रक्चर का पूरा मिरर इमेज ले लो तो एल स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक, डी और एल, इसका मतलब डेक्स्ट्रो और लेवो नहीं होता। तो ये बन गया ओपन चेन। साइक्लिक स्ट्रक्चर इसके 2 होते हैं, इन्हीं का साइकिल, और याद रखना बहुत जरूरी है, बीटा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज, इनको आपस में क्या बोलते हैं, एनामर, एनामर्स बोलते हैं, एनोमर या फिर बोलो एनामर्स। कौन, अल्फा बीटा ग्लूकोज। ऐसे अल्फा बीटा फ्रक्टोज होते हैं, वो भी एक दूसरे के एनामर्स होते हैं। जब ये साइकिल में जाते हैं ना, तो इनके पास एक कायरल कार्बन ज्यादा होता है, इनके पास टोटल चिराल कार्बन देखोगे ना तो ऐसे मिलता है। साइकिल में नंबरिंग यहां थोड़ा उर्दू पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, और सबसे बाहर ये कार्बन जो है उसे 6। तो इसमें 5-5 कायरल कार्बन होते हैं। अगर 1 नंबर कायरल कार्बन पे OH ऊपर की साइड में हो, ऊपर की साइड OH हो, तो उसे बोलते हैं बीटा फॉर्म। और अगर वो 1 नंबर कार्बन पे जो OH है ना, वो नीचे की साइड चला जाए तो उसे बोलते हैं अल्फा फॉर्म। अगर OH नीचे साइड में चला जाए, नीचे, तो उसे बोलते हैं अल्फा। अगर OH ऊपर चला जाता है तो बोलते हैं बीटा। बीटा वाले को याद रखना आसान है, देखिए कैसे, ऊपर OH, अगली बार नीचे OH, अगली बार ऊपर OH, फिर अगली बार नीचे OH, और सबसे लास्ट में CH2OH, क्योंकि वो सबसे लास्ट में एक CH2OH है ना इनके पास। तो ये बीटा वाला आराम से याद हो जाता है, ऊपर OH, नीचे OH, ऊपर OH, नीचे OH, ऊपर OH, हो गया बीटा फॉर्म। अब जो बीटा फॉर्म होता है, किसी भी बीटा फॉर्म के जो ये 1 नंबर पोजीशन है, इस लोकेशन को अगर आप रिवर्स कर दें, जस्ट इसको उल्टा, तो फिर बन जाता है अल्फा। अल्फा को उल्टा कर दोगे 1 नंबर पे तो बन जाएगा बीटा। इन्हीं को बोलते हैं एक दूसरे का एनामर्स, जो केवल साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो एनामरिक कार्बन है उसके अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस रखते हैं। इसी को उल्टा कर दो तो ये, इसको उल्टा कर दो तो वो, अल्फा बीटा ग्लूकोज। और साइकिल में कितने कायरल कार्बन होते हैं, चिराल कार्बन 5। वो जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था उसमें कितने चिराल कार्बन थे, इसके पास 4। ग्लूकोज ध्यान रखिए, तीनों स्ट्रक्चर एक तो सिंपलीफाइड में ऐसे भी दिखा देते हैं, ये उसका रियल में ओपन चेन स्ट्रक्चर है, और ये है इसके साइकिल। साइकिल में कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, भैया महा इंपॉर्टेंट, इन्हीं रिएक्शन से भी अपने क्वेश्चंस बन के आते हैं। HI के साथ रिएक्शन कराओ तो HI एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो ग्लूकोज में जितने भी ऑक्सीजन लगे हैं ना, सारा ऑक्सीजन छीन लेता है और बनाता है हेक्सेन, सीधा साधा 6 कार्बन का चेन। बहुत कॉमन रिएक्शन है, सारे ऑक्सीजन ये निकाल लेते हैं। अगर हम हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराएं, हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है, NH2OH,
NH2 मतलब अमीन, OH मतलब हाइड्रोक्सिल, नाम दे देते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। तो अगर आप हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराएंगे तो जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है वहां से O और NH2 से H ये वाटर निकाल देते हैं और बना लेते हैं एक फेमस मॉलिक्यूल जिसे क्या बोलते हैं, ऑक्सिम। ठीक, इसका O इसके H2 वाटर निकल जाते हैं, बचता है NOH, ये बन जाता है बढ़िया ग्लूकोज का ऑक्सिम। तो क्या ग्लूकोज ऑक्सिम बनाता है? यस। ऐसे ही अगर हम HCN से रिएक्शन कराएं तो HCN इनके पास ऐड हो जाते हैं एक फेमस मैकेनिज्म से जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। H+ और CN- पूरा CHO में ऐड हो जाता है। जो O पे देखोगे तो माइनस, C पे लिखोगे तो प्लस, जो ये H+ है उसे O को दे दो और जो CN- है उसे C को दे दो। तो बस देखो O को लग गया H और C को मिल गया CN, एक ही कार्बन पर OH उसी कार्बन पर CN, इसको नाम क्या देते हैं, एक ही कार्बन पर OH हो उसी कार्बन पर CN हो तो बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ठीक है, चलिए चौथी रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। अगर हम इसको ब्रोमीन वाटर दे दें एल्डिहाइड को तो जो इसका जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड वाला पार्ट है वो आराम से एसिड में चला जाता है और बना लेता है ग्लूकोनिक एसिड। अच्छा, आप ध्यान से देखिएगा, ये हर एक रिएक्शन हमें कुछ बताता है। पहली रिएक्शन बताता है कि जो ग्लूकोज होता है उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं, इसीलिए जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमें 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन मिलती है। दूसरी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन, ये बताते हैं कि इनके पास एल्डिहाइड या कीटोन वाला ग्रुप है, क्योंकि जो हाइड्रोक्सिल अमीन है वो एल्डिहाइड या कीटोन से ही रिएक्शन करते हैं। तीसरी रिएक्शन जो है ये भी इसी को कंफर्म करते हैं कि इनके पास एल्डिहाइड या कीटोन है, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो उसे कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा पाते हैं, ये थोड़े वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ रिएक्शन है वो केवल ये कंफर्म करता है कि इसके पास एल्डिहाइड वाला ग्रुप है और एल्डिहाइड एसिड में चला जाता है, नाम दे देते हैं ग्लूकोनिक एसिड। और पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन कराओगे तो जो एल्कोहल के ग्रुप होते हैं ना, ये अगर हम इसका एसिटाइलेशन कराते हैं तो एक फेमस, चाहो तो तुम एसिड का क्लोराइड लेकर चले जाओ या फिर एसिटाइलेशन कराने के लिए यूज कर लेते हैं एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड। इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा सा होता है ऐसे, CH3CO OCO CH3। अब जो ये CH3CO ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं इनको, यही एसिटाइल ग्रुप H की जगह पर आकर के बैठ जाते हैं और ये OH को हटाओ, वहां पे लगाओ CO CH3 ग्रुप, ये ग्रुप आके लग जाता है, इसी को बोलते हैं एसिटाइलेशन कर दिया तुमने। तो जब भी एसिटाइलेशन करते हैं तो देखो यहां पर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, कितने OH ग्रुप होते हैं यहां पर, 5, 4 वहां पर और 1 यहां पर। तो जो ये 5 OH ग्रुप हैं वहां से H हट जाता है और उसी H की जगह पे लग जाते हैं एसिटाइल। ध्यान रखना O नहीं आके लगा है, O तो पहले से था, बस H हट करके लग गया CO CH3, ये ग्रुप आके लग गया CO CH3 वाले ग्रुप आके लग गए इसके पास। ठीक है, जो बन गया उसे नाम क्या देते हैं, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और ये जो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है, ये वाली रिएक्शन अगर कोई पूछे क्या बताता है ये रिएक्शन, ये बताता है कि जो ग्लूकोज है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। कितने एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं इसके पास, 5। इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ग्लूकोज है वो तो ऑक्सिम बना लेता है, ग्लूकोज आराम से ऑक्सिम बना लेते हैं, लेकिन जो ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट है उसको अगर हाइड्रोक्सिल अमीन दो, नहीं करता रिएक्शन। ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट रिएक्शन ही नहीं करता हाइड्रोक्सिल अमीन से। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के लिए कि ग्लूकोज तो कर जाता है, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट नहीं करता। रीजन बताइए, आगे मिलेगा तुम्हें, देखते चलिए बस। अब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड एक बढ़िया खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो करते क्या हैं, जो इनके एल्डिहाइड ग्रुप हैं इसको तो कोई गधा भी ऑक्सीडाइज कर सकता था, अभी देखा तुमने ब्रोमीन वाटर भी इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड बहुत खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो इनके घर में पड़े हुए प्राइमरी अल्कोहल वाला जो ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल, जो ये प्राइमरी अल्कोहल वाले ग्रुप है ना, खतरनाक एसिड जो है प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिड में पहुंचा देते हैं, जो बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो एल्डिहाइड तो एसिड में जाता ही है, प्राइमरी अल्कोहल भी एसिड में चला जाता है, ऊपर भी एसिड नीचे भी एसिड, सारा एसिड। तो नाम दे देते हैं सैकरिक एसिड, सब तरफ एसिड ही बन गया, ऊपर भी एसिड नीचे भी एसिड, नाम दे दिया सैकरिक एसिड। अगर केवल ऊपर एसिड बनता तो
नीचे नहीं बनता तो उसे बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, जो ब्रोमीन वाटर ने बनाया था। अगर तुम ग्लूकोनिक एसिड की भी रिएक्शन इससे करा दो तब भी तुम्हें यही मिलता है सैकरिक एसिड। ये तो ग्लूकोनिक एसिड है, तुमने सोचो ब्रोमीन वाटर से तुमने इसको ऑक्सीडाइज करा दिया CHO को एसिड में, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल को वो डिस्टर्ब नहीं करता ब्रोमीन वाटर। तो अगर तुमने नाइट्रिक एसिड दिया तो वो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रिक एसिड। अब कोई पूछेगा नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन क्या बताता है? ये बताता है कि ग्लूकोज के पास अल्कोहल तो थे 5-5, लेकिन ग्लूकोज के पास पक्का प्राइमरी अल्कोहल भी था, इसी वजह से उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन कराया है। तो दिस रिएक्शन इंडिकेट्स ग्लूकोज कंटेन्स प्राइमरी अल्कोहल। ध्यान रखना, यही सब चीजें थ्योरी में पूछे जाते हैं अपने पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डी और एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ऐसे तो इसको मैंने तुम्हें बता दिया। डी और एल का क्या मतलब है? जब हम दाहिने साइड में, राइट हैंड साइड में OH देखते हैं तो डी, और अगर हम लेफ्ट साइड में OH देखते हैं तो एल। और ये सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। एक बहुत ही फेमस केमिकल है जिसका नाम होता है ग्लिसरॉल। लोग मेकअप में यूज करते हैं तो नाम देते हैं ग्लिसरीन। और ये जो ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल है, उसी को अगर एल्डिहाइड में बदल दो तो बन जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और अगर इनके पास OH लेफ्ट साइड में हो तो बोलते हैं एल फॉर्म। उस टाइम पे ये लेबोरेटरी होते हैं। जो ये बीच में साइन लिखा है ना, ये प्लस माइनस लिखा है, वो बताता है डेक्स्ट्रो या लेवो। जो ये बीच में सिंबल लिखे हैं ना प्लस, वो बताते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। लेकिन जो ये कैपिटल डी कैपिटल एल लिखा हुआ है वो नहीं, ये कैपिटल डी और कैपिटल एल केवल इतना बताते हैं कि वो OH लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। ध्यान से देखना, लिखा है यहां पर कैपिटल डी एंड कैपिटल एल हैव नो रिलेशन विथ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। ध्यान रखना, डी क्या है? दाहिने साइड में OH, एल क्या है? लेफ्ट साइड में OH, और जो बीच में प्लस माइनस लिखा क्या है? वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, वो है डेक्सोरोटेटरी या फिर लेवोरेटरी को इंडिकेट करने का तरीका। चलिए अब आ जाइए, ग्लूकोज का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, थोड़ी देर पहले देखा था ना, ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट है वो रिएक्शन नहीं करता था हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, NH2OH के साथ। ग्लूकोज कर जाता था, लेकिन ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट नहीं करता। तो पूछा जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एल्डिहाइड रखता तो हमेशा रिएक्शन कर लेता हाइड्रोक्सिलामीन से। पक्का ग्लूकोज जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता होगा, ओपन चेन में नहीं एग्जिस्ट करता होगा। तो उसका रीजन आता है, देखो भैया, ग्लूकोज को अगर हम सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन कराएं तो नहीं करता। सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता। अक्सर एल्डिहाइड कीटोन ऐसा कर लेते हैं। अगर कोई एल्डिहाइड कीटोन हो, एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो, तो ये कर जाते हैं, तीनों ही काम कर जाते हैं। जो तुमने ऊपर लिखा है सबसे रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन ग्लूकोज इन तीनों से नहीं कर पाता। ग्लूकोज ये सोडियम बाइसल्फाइड से एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता, सिफ्ट टेस्ट नहीं देता। सिफ्ट टेस्ट क्या होता है? एक बहुत फेमस मॉलिक्यूल होता है जिसका कलर होता है मैजेंटा कलर। मैजेंटा कलर अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ऐसा कलर समझ लो, ऐसा। तो अगर हम उसमें SO2 गैस पास कराते हैं तो उसका जो मैजेंटा कलर है ना वो गायब हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। लेकिन जैसे हम उसमें एल्डिहाइड ऐड करते हैं, फिर से खुशी की लहर, फिर से वो कलर वापस आ जाता है, मैजेंटा कलर। तो जो एल्डिहाइड होते हैं उस मैजेंटा कलर को जो गायब हुआ है उसको रीस्टोर कर देते हैं, उसी को बोलते हैं सिफ्ट टेस्ट। सारे एल्डिहाइड सिफ्ट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लेकिन ग्लूकोज नहीं करता। इसका मतलब ग्लूकोज के ऊपर डाउट आता है कि ग्लूकोज के पास पक्का हो सकता है कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता ही ना हो, और एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा तो पक्का इसको साइकिल में एग्जिस्ट करना पड़ेगा। और ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन नहीं करता, ये नहीं लिखा है, लिखा है ग्लूकोज इसका जो पेंटा एसीटेट है वो हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन नहीं करता। पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन। यही तीनों रिएक्शन इंडिकेट करती हैं कि ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। और थोड़ी देर पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने देखा था, एक स्ट्रक्चर होता है अल्फा फॉर्म का, एक होता है बीटा फॉर्म का, जो एक दूसरे के एनामर्स होते हैं, ठीक है। और यहां पे कुछ उनकी एक्स्ट्रा डिटेल लिखी है कि अगर अल्फा ग्लूकोज बनाना हो तो क्रिस्टलाइजेशन करो ग्लूकोज का थोड़ा लो टेम्परेचर पे, अगर बीटा ग्लूकोज बनाना हो तो क्रिस्टलाइजेशन करो ग्लूकोज का एट हाई टेम्परेचर, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस है ये। तो हाई बीटा फॉर्म में, बीटा में कुछ बात है, बीटा ग्लूकोज थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो थोड़े ज्यादा टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइजेशन करने से बनते हैं। ज्यादा टेम्परेचर पे जो बनता हो मतलब थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, थर्मली बहुत स्टेबल है वो। और जो ग्लूकोज के अल्फा फॉर्म होते हैं वो थोड़े थर्मली लेस स्टेबल होते हैं, उनको कम टेम्परेचर पे बनाने की कोशिश करते हैं। 303 केल्विन पे क्रिस्टलाइजेशन करने से बनता है, ठीक है। ये तो हो गया ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्यों एग्जिस्ट करता है उसका रीजन, ठीक है। आइए अब आते हैं, ऐसे ही होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। और जो तुमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले देखा था, एक बार फिर से बना लीजिए कॉपी में अपने।
ग्लूकोज कैसे था, ऊपर CHO और नीचे CH2OH। अब इनके पास होते क्या क्या हैं, सेम, फिर उल्टा, याद रख लीजिए इसको, HOH HOH OHH HOH, यही तो थे इसके पास। अब यही जो अपने पास ऊपर वाला ग्रुप है यही बदल जाता है जब हम इसको फ्रक्टोज में बदलते हैं, तो जो ये वाला कार्बन है वो बन जाता है कीटोन, क्योंकि कीटोन तो बाहर हो ही नहीं सकते, तो ये जो अंदर वाला कार्बन है वो कीटोन बन जाता है और यहां से 2 हाइड्रोजन निकल करके बाहर चले जाते हैं और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बन के आ जाता है। कैसे, ये जो कीटोन यहां से 2 हाइड्रोजन ऊपर चले गए, तो जैसे 2 हाइड्रोजन ऊपर गए तो वो CH2OH बन गया, CH2OH। फ्रक्टोज के पास ऊपर भी प्राइमरी अल्कोहल होता है, नीचे भी प्राइमरी अल्कोहल होता है, ठीक है। चलिए अच्छा, और इसमें कितने कायरल कार्बन होते हैं, ओपन चेन में केवल 3 कायरल कार्बन होते हैं। सिमिलर होता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से, बस डिफरेंस क्या है, ऊपर के 2 कार्बन में डिफरेंस होता है बस। आइए, इनका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसमें केवल 4 ही कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, इतने 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, और वो बिल्कुल फ्यूरॉन से मैच होता हुआ दिखता है, इसलिए इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रक्टोफ्यूरानोज। जो ग्लूकोज में होता है वहां 5 कार्बन साइकिल में होते हैं, इसलिए वहां नाम देते हैं एल्डो, मतलब वहां पर नाम देते हैं अपने पास ग्लूकोपाइरानोज। ग्लूकोज तो है ही, तो 5 कार्बन होते हैं, देखो इधर बगल में लिखा है, इसके पास 5 कार्बन साइकिल में होते हैं, 5 कार्बन, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये 5 कार्बन साइकिल में जो होता है तो उसका नाम होता है एक फेमस मॉलिक्यूल जिसका नाम है पायरान। तो ये पायरॉन के स्ट्रक्चर से मैच होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पायरानोज, ग्लूकोपाइरानोज। जबकि फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रक्टोफ्यूरानोज, क्योंकि इनके साइकिल में 4 ही कायरल कार्बन होते हैं। अच्छा, जो फ्रक्टोज होते हैं वो लेवोरोटेटरी होते हैं, कैसे, लेवोरोटेटरी, इसलिए इनके अंदर माइनस का साइन है, जबकि जो ग्लूकोज होते हैं वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, इसलिए इनके अंदर प्लस का साइन लिखा गया है। एल्फा क्यों लिखा, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। एल्फा जब हम लिखते हैं तो इसका जो ये वाला कार्बन है ना, इधर से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से पहला वाला, तो जो ये वाला कार्बन पे अगर OH नीचे साइड में हो तो अल्फा बोलते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिए। बस ये OH नीचे की साइड में गया तो अल्फा, पूरा स्ट्रक्चर नहीं याद रखना है, ना पूरा स्ट्रक्चर भूल जाओ तब भी चलेगा, बस ये याद रखो अल्फा जब होता है तो जो उसका फर्स्ट कार्बन है उसके पास OH नीचे, बीटा होता है तो OH ऊपर, बस हमारे काम बन जाते हैं। तो ये हो जाते हैं अल्फा ग्लूकोज, ये अल्फा फ्रक्टोज। अल्फा फ्रक्टोज को याद रखना आसान होता है, पहली बार OH नीचे, अगली बार OH ऊपर, अगली बार OH नीचे, ऐसे चलते हैं सीक्वेंस में। ग्लूकोज में बीटा ग्लूकोज सीक्वेंस फॉलो करते हैं, ऊपर नीचे, और फ्रक्टोज में अल्फा वाले, ठीक है। ओपन चेन में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, साइकिल में बनाओगे तो फ्यूरानोज होते हैं। फ्यूरानोज क्यों बोलते हैं, फ्यूरॉन के स्ट्रक्चर से मैच करते हैं। फ्यूरॉन एक बहुत फेमस एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, और ये ग्लूकोज जो होते हैं वो पायरॉन के स्ट्रक्चर से मैच करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पायरानोज, ठीक है। ये फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की डिटेल हो गई, जो कि ग्लूकोज का फंक्शनल आइसोमर है, कौन, फ्रक्टोज, ठीक है। एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड जैसे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इतनी देर तक हम लोगों ने देखा मोनोसेक्राइड, अब आ जाते हैं डाइसेक्राइड की तपास। डाइसेक्राइड हमें 3 पढ़ने हैं, एक का नाम है सुक्रोज, एक का नाम है लैक्टोज, एक का नाम है माल्टोज। जिसमें सुक्रोज हम लोग हर दिन खाते हैं, आज भी आपने चाय पिया होगा, उसमें जो शुगर पड़ता है वही है अपने पास डाइसेक्राइड में सुक्रोज। तो सुक्रोज अगर इनकी हाइड्रोलिसिस कर दो ना भाई तो बनता है G&F, है GF मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। तो जो सुक्रोज होता है ना वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब इसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है प्लस में, लेकिन जब ये हाइड्रोलिसिस करने के बाद 2 सेक्राइड देता है, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल करके जो ऑप्टिकल रोटेशन देते हैं ना वो माइनस होता है, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स लेवोरोटेटरी मिक्सचर, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर की हाइड्रोलिसिस कराओ तो उल्टा हो जाता है नेचर उसका, जो उसका नेचर है डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर, उसकी हाइड्रोलिसिस के बाद जो मिक्सचर आता है वो नहीं होता डेक्स्ट्रो, वो लेवोरोटेटरी होता है, और इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है। अब जो ये प्रोडक्ट होते हैं ना उनको बोलते हैं इनवर्ट शुगर। शुगर का जो बिहेवियर है उसका उल्टा होता है इस मिक्सचर का बिहेवियर। जो सुक्रोज होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, मीठे तो होते ही हैं इसलिए शुगर बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग का क्या मतलब है, इट मींस नो रिएक्शन विथ फेलिंग एंड टॉलेंस रिएजेंट। अगर कोई फेलिंग से रिएक्शन कर ले, टॉलेंस से रिएक्शन कर ले तो उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट रिएक्शन कर ले तो उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। अगर मीठा है तो शुगर, नहीं मीठा होगा तो उसे नॉन शुगर बोल देते हैं। तो ये मीठा तो होता है लेकिन रिएक्शन नहीं करता,
इसीलिए ये बॉडी के लिए थोड़े पॉइजनस होते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते, बॉडी में जाकर के ऐसे ही पड़े रहेंगे, जल्दी रिएक्शन नहीं करना चाहते, जल्दी डिकम्पोज नहीं होते, इसीलिए कुछ लोग इनको बोलते हैं स्वीट पॉइजन, व्हाइट पॉइजन। दिखने तो बढ़िया व्हाइट व्हाइट हैं, लगता है बहुत प्यारे होंगे, लेकिन ये अपने बॉडी के लिए गंदे होते हैं। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर होते हैं अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से मिलके बनते हैं। अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज मिल करके बनाते हैं सुक्रोज को। तो अल्फा ग्लूकोज कैसे पता चलेगा? देखिए, वो इधर 6 कार्बन, मतलब टोटल 6 कार्बन है और साइकिल में 5 हैं। ये पायरानोज है, तो ये ग्लूकोज की यूनिट हो गई। इसमें जो OH वाला लिंकेज है नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा? अल्फा फॉर्म। और इस वाले में देखो तो OH वाला लिंकेज ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो ये बन गया बीटा फॉर्म। बीटा फ्रक्टोज अल्फा ग्लूकोज से मिलके बनता है सुक्रोज। और जो ग्लूकोज के यूनिट्स होती हैं वहां तो नंबर 1 से शुरू होता है नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो फ्रक्टोज होते हैं ना, क्योंकि फ्रक्टोज तो एक कीटोन्स के स्ट्रक्चर से थे, इनके ऊपर भी एक नॉर्मल कार्बन होता है और नीचे भी। इनकी नंबरिंग जब शुरू होती है तो 1 नंबर कार्बन साइकिल के बाहर होता है और साइकिल शुरू होती है 2 नंबर कार्बन से, 3 4 5 6 ऐसे। तो जो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन सुन रहे हो तुम, ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है उसे बोलते हैं C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अकेला कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन्स C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसके अलावा कोई भी नहीं कंटेन करता। अदर देन सुक्रोज नो वन कंटेन्स C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है भैया? जैसे हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, ऐसे जब कार्बोहाइड्रेट एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो जो लिंकेज बनता है उसी लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, COC लिंकेज, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का लिंकेज। तो सुक्रोज किससे मिलके बने होते हैं? अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से मिलके बने होते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर याद रखो तो बड़े आराम से ये सुक्रोज का भी स्ट्रक्चर एग्जाम में बना पाओगे। अगर हमसे पूछे बना दीजिए तो बना देंगे, 1-2 बार बस पहले से बना के रखिए। दूसरा अपने पास माल्टोज। अच्छा, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज तीनों का फॉर्मूला वही है, C12H22O11। अगर इनकी आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, पानी दे दो इनको थोड़ा एसिडिक मीडियम में, तो ये हमें अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज दे जाते हैं, दोनों ही अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज बस। तो 2 अल्फा ग्लूकोज को आपस में ज्वाइन करा दो, क्योंकि दोनों ही अल्फा ग्लूकोज हैं, तो एक का तो शुरू में पहला नंबर कार्बन होता है, उसका तो पहला वहां होगा, वहां नंबरिंग करते चले आओगे तो ये वाला पोजीशन 4 हो जाता है। और लगभग सारे कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज को छोड़ दें तो सारे कार्बोहाइड्रेट जब एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं तो यही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है जो उनको ज्वाइंट करता है। एक्सेप्ट सुक्रोज, all carbohydrates when combines with each other forms C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट की एक बहुत फेमस ही कॉमन लाइन है। जब भी ये एक दूसरे से मिलते हैं भाई, मिल करके आगे बढ़ते हैं तो इनका C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही बनता है, बस सुक्रोज थोड़ा नहीं करता ऐसा। अच्छा, ये लोग रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, मीठे तो हैं ही, रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, इसलिए माल्टोज वाले शुगर थोड़े अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये रिड्यूसिंग नेचर के हैं, मतलब बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट हो सकते हैं, रिएक्टिव नेचर के हैं थोड़े। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया अपने पास माल्टोज, जो अल्फा ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है। अपने पास डाइसैकेराइड पढ़ रहे हैं हम। लैक्टोज का तो पहले ये नाम याद रखिए, मिल्क शुगर। एग्जाम में जो 4 ऑप्शन वाले छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, तो पूछ लेगा मिल्क शुगर कौन होता है, तो मिल्क शुगर बोलते हैं लैक्टोज को, और ये हेल्दी होते हैं, इसीलिए मिल्क में जो स्वीटनेस है वो हमें प्रॉब्लम नहीं करता, क्योंकि ये आराम से टूट जाते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ये किससे मिलके बने होते हैं? बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज से मिलके बने होते हैं। अच्छा, जो ये मोनोसैकेराइड्स हैं, अगर आप चाहते हो कि सारे मोनोसैकेराइड अच्छे से याद हो जाएं, हमें 30 मोनोसैकेराइड पढ़ने होते हैं। 30 मोनोसैकेराइड विथ स्ट्रक्चर अगर आप चाहते हैं कि आपको याद हो जाए, तो मैं इसी के ही कमेंट सेक्शन में तुम्हें दे दूंगा एक छोटा सा वीडियो जो तुम्हें मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर याद करा देगा। जो तुम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तुमसे लग रहा होगा अरे ये सब कैसे बना, तो वो वीडियो देखोगे तो तुम्हें ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर तुम बढ़िया कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ रहे तो मोनोसैकेराइड अच्छे से याद होंगे तो काम बन जाता है इस चैप्टर में। चलिए, अच्छा, तो ये तो हो गया अपने पास बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज से मिलकर बनने वाला। तो बीटा गैलेक्टोज पहले होता है तो उसका C1 और बीटा ग्लूकोज का C4, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये बात याद रखना जरूरी है। पहले कौन? C1 किसका? गैलेक्टोज का। इसके नाम में देखिए लैक्टोज है, उसी में GA लगा दो, बन गया गैलेक्टोज।
गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिल करके बनाते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1C4 और बनता है उससे लैक्टोज मॉलिक्यूल। कोई बोले लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलेंगे बीटा गैलेक्टोज मिलेगा और बीटा ग्लूकोज मिलेगा, दोनों बीटा यूनिट्स होती हैं अपने पास। ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो यहां भी OH हमने ऊपर दिखाया है और यहां पर भी ये यूनिट ऊपर की तरफ ही जाता है, तो ये भी बीटा यूनिट है, दोनों बीटा फॉर्म से मिलकर बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैक्टोज हो गया अपने पास, खत्म हो गए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं पॉलीसैकेराइड के पास। देखते देखते हम लोग सारा सैकेराइड खत्म करने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो पहला अपने पास होता है एमाइलोज। एमाइलोज बहुत फेमस पॉलीसैकेराइड। अगर कभी अल्फा ग्लूकोज 2 लोग आपस में मिलें तो माल्टोज बनता है। अगर अल्फा ग्लूकोज मिलता चला जाए बहुत सारा, लगभग 200 से 1000, 200 से 1000 अल्फा ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हुए बढ़ते हुए चले जाएं, तो जो लीनियर पॉलीमर बन के आता है अनब्रांच्ड पॉलीमर, उसी को बोलते हैं एमाइलोज। किससे मिलके बने होते हैं, अल्फा ग्लूकोज से। इसीलिए देखो मैंने इनको लिखा ऐसे है अल्फा फॉर्म में, अल्फा फॉर्म में एमाइलोज नाम, ठीक है। 200 से 1000 अल्फा ग्लूकोज जब लीनियरली मिल जाते हैं अनब्रांच्ड पॉलीमर बनता है, उसे बोलते हैं एमाइलोज अपने पास। ये लगभग 15 से 20% स्टार्च को रखते हैं, मतलब जो स्टार्च होता है उसमें 15 से 20% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एमाइलोज का। और ये अकेले पॉलीसैकेराइड हैं जो पानी में घुल जाते हैं, वाटर सॉल्युबल नेचर के हैं, पानी में घुल जाते हैं। और कैसा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1C4 की तो आदत डाल दीजिए, C1C4 सबके पास मिलता है, सबके पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अपने पास, लीनियर पॉलीमर जैसे होते हैं ये। दूसरा आ जाइए एमाइलोपेक्टिन, ये ब्रांचिंग रखते हैं अपने पास, वही अल्फा ग्लूकोज से ही मिलके बने होते हैं। ये स्टार्च का जो कंट्रीब्यूशन है, स्टार्च में लगभग 80 से 85% कंट्रीब्यूशन एमाइलोपेक्टिन का होता है। ये लीनियर पॉलीमर तो होते हैं लेकिन इनके पास ब्रांचिंग भी बन जाती है, ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांचिंग कहां से, C1C6, जो इनका C6 वाला कार्बन होता है। अगर मैं ग्लूकोज का एक यूनिट उठाऊं, अल्फा फॉर्म बनाऊंगा तो OH नीचे से शुरू होता है और सबसे लास्ट में OH बाहर जाता है ऐसे CH2OH। तो इस वाले कार्बन को बोलते हैं 6 नंबर कार्बन। यही 6 नंबर कार्बन से अगर फिर से चेन बनने लगती है तो यहां से एक ब्रांचिंग बना लेते हैं ये। अगर तुम इस स्ट्रक्चर को देखो तो ये पूरा का पूरा जो हमारे पास स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये तो एमाइलोज जैसा स्ट्रक्चर है, अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज। लेकिन यहां पर देखोगे तो 6 नंबर कार्बन से एक ब्रांचिंग बन गई थोड़ी सी, तो यही ब्रांचिंग की वजह से ये अलग तरीके के पॉलीमर हो गए, लीनियर पॉलीमर ड्यू टू C1C4, और C1C6 की वजह से ब्रांचिंग हो जाती है। अच्छा, ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते कि हम एमाइलोज लेकर कहीं से चले आएंगे, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन मिलके एग्जिस्ट करते हैं और बनाते हैं स्टार्च। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन मिलके एग्जिस्ट करते हैं और बनाते हैं स्टार्च, ठीक है। सेलुलोज के बारे में आ जाइए, तीसरा पॉलीसैकेराइड, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन प्लांट किंगडम। इस लाइन को तो बढ़िया अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्लांट में जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोई होता है तो वो है सेलुलोज। राजा है, प्लांट्स में बहुत मिलते हैं अपने पास, और ये लीनियर पॉलीमर होते हैं बीटा ग्लूकोज के। ध्यान से देखोगे तो हर बार ये ग्लूकोज की यूनिट में ऊपर की तरफ से लिंकेज जा रहा है, ऊपर की तरफ। अगर तुमने ऊपर की तरफ से लिंकेज देखा, नीचे की तरफ अगर OH जाता हो तो फिर अल्फा हो जाता है, ऊपर की तरफ अगर OH जाता हो तो बीटा हो जाता है। तो यहां बीटा वाले फॉर्म बार बार रिपीट होते हैं, बीटा फॉर्म की यूनिट से मिलकर बने होते हैं, लीनियर पॉलीमर है। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रखते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल है, प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा मिलने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और कैसे बनाए, बीटा ग्लूकोज को बार बार लिखते हुए चले जाओ, बस बन गया ये अपने पास। चलिए, तो ये बन गया सेलुलोज। अब आ जाइए, एक का नाम स्टार्च और एक है ग्लाइकोजन। स्टार्च क्या होते हैं, फूड स्टोरेज ऑफ प्लांट, प्लांट के फूड स्टोरेज होते हैं। 15 से 20% एमाइलोज से मिलके बने होते हैं और 80 से 85% एमाइलोपेक्टिन, इन दोनों के मिलने से बनते हैं। वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल सभी होते हैं, बस केवल एक ही अकेला था जो वाटर में सॉल्युबल था। कौन था अपने पास, एमाइलोज। एमाइलोज वाटर सॉल्युबल होते हैं और जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं सब के सब वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ग्लाइकोजन की बात करें तो ये एनिमल स्टार्च होते हैं, मतलब हम लोगों को बायोलॉजी वाले एनिमल मानते हैं और हम लोगों के बॉडी में जो फूड स्टोरेज है या बोले जो एनर्जी स्टोर है वो इसी के फॉर्म में है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन क्या होता है, वो जो एमाइलोपेक्टिन थोड़ी देर पहले देखा था उसी में और अगर ब्रांचिंग हो जाए तो उसे बोलते हैं हाईली ब्रांच्ड एमाइलोपेक्टिन, वही है ग्लाइकोजन, ठीक है। ये
हम जानवरों के शरीर में तो मिलता ही है, और कहाँ मिलते हैं ये? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्लासिफाई कर पाना बहुत टफ है कि ये प्लांट हैं या फिर ये एनिमल हैं। जैसे होते हैं ईस्ट और फंजी, ये इसको कुछ लोग फंजाई भी बोलते हैं, कुछ लोग फंगी भी बोलते हैं। तो ईस्ट और फंगी में पाए जाते हैं ये ग्लाइकोजन। अपने एनिमल में तो मिलते ही हैं हम लोगों के बॉडी के अंदर एनर्जी का सोर्स, और कहां मिलते हैं? ईस्ट और फंगी में भी मिलते हैं। ये बात याद रखना जरूरी है कि ईस्ट और फंगी में कौन सा कार्बोहाइड्रेट एज ए एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, तो वो है ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड। ये किससे मिलकर बने होते हैं? अल्फा ग्लूकोज से ही। सब लोग अल्फा ग्लूकोज से। बस एक जगह आया था लैक्टोज, जहां बीटा गैलेक्टोज बीटा ग्लूकोज थे, और एक हमें मिला था पॉलीसेकेराइड जिसका नाम था सेलुलोज, उसमें बीटा ग्लूकोज थे जो बार बार बीटा फॉर्म में जा रहे थे। ठीक है, ये हो गया खत्म अपने पास कार्बोहाइड्रेट। चैप्टर खत्म हो गया क्या? चैप्टर का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा तुमने खत्म कर लिया। जैसे मैं, इतना बड़ा चैप्टर है अपने पास, तो इतना ये पार्ट तो समझ लो 50% खत्म कर डाला तुमने। कार्बोहाइड्रेट बहुत लेंदी है अपने पास, अच्छे से रिवीजन हो गया उसका। अब आ जाइए प्रोटीन पे। प्रोटीन्स क्या होते हैं? जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, बहुत फेमस, खूब सुना है, अल्फा अमीनो एसिड 20 होते हैं। तो जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं उन्हीं का पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स आर नोन एज प्रोटीन्स। कितने होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स? 20। अगर तुम अल्फा अमीनो एसिड अच्छे से याद करना चाहते हो तो ध्यान से जिस सीक्वेंस में मैंने स्ट्रक्चर बनाया है उसी सीक्वेंस में स्ट्रक्चर को तुम भी बनाओ और 6-7 बार अच्छे से बना लो। देखो तुम्हें स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं उनको तो पता ही है कि मैंने कैसे उनको याद कराया है 20 अल्फा अमीनो एसिड्स। आइए देखिए, पहले ग्लाइसिन GLY, बहुत सिंपल होते हैं। अकेले ऐसे हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। सारे अल्फा अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ग्लाइसिन। ठीक है, तो कोई कायरल कार्बन नहीं होता, कोई चिराल कार्बन नहीं होता इनके पास। अलानिन, इनके पास एक चिराल कार्बन होता है, बढ़िया प्यारा सा स्ट्रक्चर। फिर आते हैं वेलिन, वी बना दीजिए, बस वेलिन बन गया अपने पास। इनके पास भी एक कायरल कार्बन। आइसोल्यूसिन, अब 20 में से केवल 2 ही अल्फा अमीनो एसिड होते हैं जिनके पास कायरल कार्बन का नंबर ज्यादा होता है, तो ये आइसोल्यूसिन होते हैं जिनके पास 2 कायरल कार्बन होते हैं। और इन्हीं का एक भाई होता है ल्यूसीन, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं और उनके पास देखोगे तो वहां केवल एक ही कायरल कार्बन होता है। फिर फिनाइल अलानिन, फिनाइल अलानिन में क्या करो, वो जो ये अलानिन बनाया था, अलानिन से CH3 हटाइए, और मतलब CH3 का एक H हटाओ और वहीं बेंजीन रिंग लगा दो, ये PH, तो बन जाता है फिनाइल अलानिन। ये जो इतने अमीनो एसिड थे, इनके पास ध्यान से देखोगे तो NH2 और एसिड, जितने NH2 हैं उतने ही एसिड हैं। इनको बोलते हैं न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। अगर NH2 और एसिड का नंबर, NH2 बेस होता है, एसिड COH है, तो अगर ये सेम नंबर में होते हैं तो बोलते हैं न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास देखो 6। अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं 7 नंबर में, ध्यान से देखिए 7 नंबर, टायरोसिन। टायर कहां मिलता है ये भैया? पनीर में। पनीर के टुकड़े को देखो तो क्या रबर जैसा नहीं लगता, और हमें वहीं से याद रहते हैं टायर जैसे। तो ये टायरोसिन पनीर में पाए जाते हैं, खाने पीने में हम लोगों की बॉडी में चले जाते हैं। कैसे होते हैं? फिनॉल के जैसे, एरोमेटिक हैं, बेंजीन रिंग है इनके पास और फिनॉल है इनके पास। तो ये एक बहुत प्यारा सा टेस्ट देते हैं, न्यूट्रल FeCl3 के साथ वायलेट कलर दे जाते हैं। ये कौन? टायरोसिन। सेरीन अल्कोहल है, बढ़िया प्यारा सा प्राइमरी अल्कोहल, बायो के भी स्ट्रक्चर में ये बने हुए हैं। सेरीन और थ्रियोनिन दोनों ही अल्कोहल हैं और इन सब के पास कायरल कार्बन एक है। अब तुम थ्रियोनिन पे जाओगे तो वहां 2 कायरल कार्बन मिलेंगे, ये भी अल्कोहल होते हैं। ठीक है, इनके पास 2 कायरल कार्बन है। और अगर तुम कमेंट कर दो तो हमारी मेहनत सफल हो जाए। बताओ जो थ्रियोनिन है कौन सा फेमस ऑर्गेनिक टेस्ट दे सकता है? दिस स्ट्रक्चर थ्रियोनिन कौन सा फेमस ऑर्गेनिक टेस्ट परफॉर्म कर सकता है? बहुत फेमस टेस्ट के नाम, जैसे 2,4-DNP टेस्ट होते हैं, फेलिंग टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, ऐसे एक होता है हेलोफॉर्म टेस्ट, कार्बाइलामीन टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट ये परफॉर्म करेगा? एक फेमस, एक ही टेस्ट का तुम नाम बोल दो बस, थ्रियोनिन, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, 2 एसिड होते हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, दोनों एसिड बढ़िया। और बस एसिड का नंबर ज्यादा होता है इनके पास, 2 एसिड होते हैं, इसलिए बोलते हैं एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। फिर लाइसिन, 2 बहुत प्यारे से बेस होते हैं, ऐसे बेस होते हैं बहुत सारे, लेकिन 2 बहुत फेमस, एक होते हैं लाइसिन, इनके पास NH2 का नंबर ज्यादा होता है, सबसे लंबी चेन रखते हैं ये अपने पास, खूब सारा CH2, 1 2 3 4 CH2 होता है इनकी चेन में। समझ रहे क्या पढ़ रहे? अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन पढ़ लिया। तो अब भैया अगर तुमने प्रोटीन पढ़ लिया तो समझ लो तुमने ये बायोमोलिक्यूल्स का 2 बहुत बड़ा सा पार्ट खत्म कर लिया, लगभग चैप्टर ही खत्म हो गया। बढ़िया से ध्यान रखिए फिर इसको। 20 है और हम 12 पे पहुंच गए हैं। लाइसिन,
चिराल कार्बन एक ही होता है। चिराल कार्बन केवल दो जगहों पे होते हैं, थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन में, और सबके पास एक होते हैं, और ग्लाइसिन में एक भी नहीं थे अपने पास। एस्पार्टिक एसिड में भी एक ही कायरल कार्बन है, ग्लूटामिक एसिड में भी है, लाइसिन में भी एक ही है, और इसमें बहुत लंबी कार्बन की चेन होती है, खूब सारे कार्बन। कार्बोहाइड्रेट में तो खूब कार्बन होते हैं, लेकिन जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें इतने ज्यादा कार्बन नहीं मिलते, और यहां बहुत सारे होते हैं। 4 CH2 होता है अंदर, 4 CH2, लंबी चेन। लाइसिन कैसा है? बेसिक अल्फा अमीनो एसिड। और इसी का एक भाई राजा साहब, नाम है अर्जिनिन, 3 लेटर कोड में बोलें तो ARG, मोस्ट बेसिक अल्फा अमीनो एसिड। इनके पास ये वाला जो लिंकेज होता है ना, वो इनको बहुत बेसिक नेचर का बना देता है, बहुत बेसिक नेचर का। इनकी गोलियां खानी पड़ती हैं, इसेंशियल होते हैं ये। मार्केट से किसी मेडिसिन के फॉर्म में खरीदोगे तो बॉडी में जाएगा, अपने खाने पीने में नहीं मिलते ये अपने आप। चलिए अच्छा, वो अभी हम याद करा देंगे कौन इसेंशियल होते हैं, कौन नॉन इसेंशियल। जो एस्पार्टिक एसिड पढ़ा था उसी का अमाइड बना दो तो नाम देते हैं एस्पेराजीन। जो ग्लूटामिक एसिड पढ़ा था उसका अमाइड बना दो अमाइड, तो उसे बोलते हैं ग्लूटामिन। ग्लूटामिन और एस्पेराजीन ये दोनों क्या होते हैं? अमाइड। अमाइड है मतलब हॉफमैन ब्रोमामाइड टेस्ट, जो अमीन चैप्टर का बहुत फेमस टेस्ट है, वो परफॉर्म कर सकता है। फिर 16 नंबर, जब यहां आते हैं 16, बोलिए सिस्टीन पाइए। सिस्टीन एक बहुत प्यारा सा अल्फा अमीनो एसिड है जिनके पास सल्फर होता है। सल्फर देखिए यहां थायोल, इसी को बोलते हैं थायोल ग्रुप। ध्यान रखिएगा, सिस्टीन और साइटोसिन में कंफ्यूज ना हो जाना। साइटोसिन तो डीएनए आरएनए में मिलने वाले नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और ये हैं सिस्टीन। 16 सिस्टीन, ठीक है, ध्यान रखिए इनका। अगर तुम 3 लेटर कोड लिखो तो CYS है अपने पास। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर पे, 17 नंबर पे मिथायोनिन, शॉर्ट फॉर्म में MET, और इनके पास ये सल्फर के साथ मिथाइल ग्रुप होते हैं, इसलिए बोलते हैं मिथायोनिन। प्रोलिन, प्रो है ब्रो, सुनो इनको, प्रोलिन होते हैं अपने पास, यहां एक H लगा लेना। ये अकेले ऐसे नालायक अल्फा अमीनो एसिड है जिनके पास NH2 नहीं होता। NH2 ना होने की वजह से अगर तुम इनको कार्बाइल अमीन टेस्ट कराओगे तो ये कार्बाइल अमीन टेस्ट नहीं परफॉर्म कर पाते। अकेला अल्फा अमीनो एसिड जो नालायक NH2 नहीं रखता अपने पास। अच्छा, कायरल कार्बन वही एक ही है इसके पास, लेकिन वो NH2 नहीं होते इसके पास। आ जाइए हिस्टिडीन, हिस, सांप जैसे डंक मारता हो ऐसे बोल रहे हैं इसको, हैं? तो ये हिस, और इनके पास ये बेसिक होते हैं, एरोमेटिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के भी होते हैं। बेंजीन नहीं है, लेकिन ये रिंग, अगर आप थोड़ी सी केमिस्ट्री जानते हैं तो ये रिंग जो है एरोमेटिसिटी गेन करता है। ट्रिप्टोफन, TRP ये भी एरोमेटिक होते हैं। बेंजीन रिंग, 3 तो फेमस हैं जिनके पास बेंजीन रिंग होता है। एक तो फिनाइल अलानिन, और फिनाइल अलानिन में OH लगा दो तो बन जाता है अपने पास टायरोसिन, और एक अपने पास ट्रिप्टोफन। फिनाइल अलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफन, PTT, इनके पास तो बेंजीन रिंग होते हैं, ये एरोमेटिक होते हैं अपने पास। यही सब पूछे जाते हैं अपने पास, बताइए कौन कौन सा एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक ये भी होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, ये भी बेसिक नेचर के ही हैं। जिनके पास अगर नाइट्रोजन का सेंटर ज्यादा हो गया, बेसिक मान लीजिए फिर उनको। ट्रिप्टोफन हो गया, हिस्टिडीन, मिथायोनिन और प्रोलिन। टोटल कितने अल्फा अमीनो एसिड हमने देख लिए? 20। सबके पास कायरल कार्बन कितने होते हैं? 1। किनके पास 2 थे? आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन के पास। किसके पास एक भी नहीं था? वो था ग्लाइसिन के पास, ठीक है। अब हम तुम्हें याद कराने जा रहे हैं इधर इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। इसेंशियल मतलब समझ रहे? अच्छा, अल्फा अमीनो एसिड क्या बनाते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन के लिए ही मार्केट से लोग डिफरेंट तरीके के सप्लीमेंट्स खरीदते हैं, खाते हैं उसको। तो जो चीजें हमारे खाने पीने में नहीं मिलते, जिनको हमें सप्लीमेंट्स के फॉर्म में खरीद के खाना पड़ता है, उन्हीं को बोलते हैं इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। तो कितने इसेंशियल होते हैं उसे याद रखने के लिए एक बहुत प्यारा सा शॉर्टकट महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे बता रहे हैं। माही, माही जानते ना? हे माही ही तो बोलते हैं धोनी को। तो माही भी सेम मैच कर जाता है, तो माही भी लापता। एक्चुअली में मेरी जिंदगी में मैंने बहुत जिन क्रिकेटर को बहुत अच्छे से प्यार करता था, समझ लो बहुत ही ज्यादा अच्छे से, मतलब वो मुझे पसंद थे, लाइक करता था मैं उनको। वो क्रिकेटर ने मेरी आंखों के सामने संन्यास लिया, तो मुझे कई सारे लोग, जैसे गांगुली हो गए अपने पास, सचिन हो गए अपने पास, द्रविड़ हो गए अपने पास, युवराज सिंह हो गए, तो इन्हीं के साथ साथ धोनी जी भी एक दिन रिटायरमेंट ले लिए। तो फिर उसी दिन मैंने शॉर्टकट बनाया, अरे यार तो माही भी लापता हो गए, तो माही भी लापता। अब देखिए कौन कौन से ये इसेंशियल हैं। मिथायोनिन, अर्जिनिन, अर्जिनिन ध्यान रखिए, पहले थोड़ी H से एक ही होता है हिस्टिडीन, I से एक ही है आइसोल्यूसिन, V से भी तो एक ही है वेलिन, L से है लाइसिन और ल्यूसिन, P से है फिनाइल अलानिन,
और टी से है अपने पास ट्रिप्टोफन, और टी से है अपने पास थ्रियोनिन। टी से 3 होते हैं, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफन और टायरोसिन। लेकिन टायरोसिन, टायर तो पनीर में मिलता है, मतलब खाने पीने में वो मिल जाता है, बॉडी के अंदर चला जाता है, इसलिए वो इसेंशियल नहीं है, नॉन इसेंशियल है। ये है इसेंशियल। इतने याद रखोगे, माही भी लापता, बस इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड तुम्हें याद हो जाएंगे। खत्म हो गया अल्फा अमीनो एसिड, मतलब तुम प्रोटीन बनाने की तैयारी कर लिए। आओ अब देखो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। इतने 20 हमने देख लिए। सारे अमीनो एसिड कैसे होते हैं? कलरलेस। और क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब NaCl घर में है, उसे हाथ में लो तो थोड़ा सा कुछ रफनेस जैसा लगेगा। ऐसे ही जब तुम अल्फा अमीनो एसिड्स को ऐसे हाथ में टच करोगे तो NaCl जैसा फीलिंग देगा, उसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड है। वाटर सॉल्युबल, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स। वाटर सॉल्युबल है क्योंकि NaCl जैसा है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, सॉल्ट जैसा बिहेव करता है। कैसा? सॉल्ट जैसा, लाइक NaCl जैसा बिहेव करता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है आयंस में, और उस आयन को बोलते हैं ज्विटर आयन में। क्योंकि इनके घर में एसिड और बेस दोनों होते हैं ना, तो रियल में जितने भी अल्फा अमीनो एसिड तुमने देखे वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। NH2 नहीं होता, NH3+ है भैया। बेस है ना, H+ ले लेता है, एसिड है H+ दे देता है, तो ये आपस में रिएक्शन करके ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन। सोज, ये जो ज्विटर आयन है, सोज एम्फोटेरिक बिहेवियर एंड रिएक्ट्स विथ एसिड्स एंड बेस बोथ। एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर लेते हैं। क्यों भाई? बेस लाओगे ये रिएक्शन कर जाएगा क्योंकि ये एसिडिक बिहेवियर दिखाता है। एसिड का H+ इसने ही तो खा रखा है, और ये अपना H+ दे दिया तो ये बेसिक नेचर दिखाता है। एसिड लाओ तो ये, जब एसिड लाओगे तो ये बोलेगा मैं बेस हूं, मैं रिएक्शन कर लूंगा। जब बेस लाओगे तो ये बोलेगा मैं रिएक्शन कर लूंगा, दोनों से रिएक्शन कर लेता है। तो ज्विटर आयन एक एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाते हैं। एग्जिस्ट, जो जितने भी अल्फा अमीनो एसिड होते हैं वो L कॉन्फ़िगरेशन में, और जो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़े वो D कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड कैसे? L कॉन्फ़िगरेशन। L कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाओगे बताया था ना, लेफ्ट साइड में। लेकिन यहां क्या रखोगे लेफ्ट साइड में? है भैया, यहां लेफ्ट साइड में क्या रखें? तो लेफ्ट साइड में रख देना NH2, वहां पे क्या रखते थे? OH, यहां रख देना NH2। ऐसे L फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कौन? अल्फा अमीनो एसिड्स। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं प्रोटीन के पास। ध्यान से देखिएगा, प्रोटीन स्ट्रक्चर उनके पढ़ने चल रहे हैं, लेकिन उसके पहले तो पढ़िए प्रोटीन। अभी तो हमने केवल अल्फा अमीनो एसिड पढ़ा। अब अगर 2 अल्फा अमीनो एसिड को मिला दें, जैसे अलानिन और वेलिन, तो बन गया अपने पास डाइपेप्टाइड। जब अल्फा अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो जो लिंकेज होता है उसे बोलते हैं डाइपेप्टाइड लिंकेज। जब 2 लोग मिलते हैं तो ये पेप्टाइड लिंकेज कितना होता है? 1। जैसे डाइसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 1 था, ऐसे यहां पर पेप्टाइड लिंकेज कितना? 1। और अगर हम इसको उल्टा कर दें तो क्या सेम होता है? नहीं, अगर आपने इसको रिवर्स कर दिया ना, वेलिन को पहले लिख दिया और अलानिन को बाद में, तो ये अलग हो जाता है, डिफरेंट। ये दोनों डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड हैं, डिफरेंट। और ध्यान रखें, जितने अल्फा अमीनो एसिड होते हैं उससे एक कम होता है पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोल रहे हैं? पेप्टाइड लिंकेज। ध्यान रखना, ट्राइपेप्टाइड है जैसे, तो वेलिन ले लिया, लाइसिन ले लिया हमने, और चलो सिस्टीन ले लिया, तो 3 लोगों को मिलाया तो ट्राइपेप्टाइड। लेकिन कोई पूछेगा कितने पेप्टाइड लिंकेज हैं, तो क्या नाम दोगे? पेप्टाइड लिंकेज कितने? 2। ठीक है। ऐसे टेट्रापेप्टाइड अगर बनाना हो, जैसे मैंने ले लिया ट्रिप्टोफन, हिस्टिडीन, वेलिन और फिनाइलअलानिन, तो 4 लोगों को ले लिया, बन गया टेट्रापेप्टाइड। लेकिन क्या ये 4 पेप्टाइड लिंकेज रखता है? नहीं, केवल 1, 2, 3 इसके पास पेप्टाइड लिंकेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो पेप्टाइड्स होते हैं। अब यही पेप्टाइड बार बार मिलते हुए बहुत बड़े हो जाएं तो बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड। और जो पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, ध्यान रखना, ए पॉलीपेप्टाइड, ये पेप है, पेप्टाइड, a polypeptide with more than 100 amino acids having molecular mass higher than 1000 units is called a protein। अगर कोई पेप्टाइड जिसके पास पॉलीपेप्टाइड बन गया है और उसमें 100 से ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड है और मोलर मास 10,000 यूनिट से ज्यादा है, 10,000 यूनिट से भी ज्यादा, तो फिर वो बन जाते हैं प्रोटीन। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास 100 नहीं भी होते हैं, तब भी वो प्रोटीन बन जाते हैं। जैसे एक बहुत फेमस है इंसुलिन देखते हैं, जिनको डायबिटीज हो जाता है तो उनको बॉडी में लगातार इंसुलिन डालना पड़ता है। वो 51 अल्फा अमीनो एसिड रखते हैं, क्योंकि इंसुलिन अपने सारी प्रॉपर्टीज प्रोटीन जैसा ही दिखाता है, तो ये प्रोटीन मान लेते हैं इसको भी। अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हिसाब से 2 स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, एक का नाम होता है फाइब्रस, एक का नाम होता है ग्लोबुलर। फाइब्रस कौन होते हैं? ये जो हेयर जैसा दिख रहे, या जो बोन्स में होते हैं,
प्रोटीन उनको बोलते हैं, या जो मसल्स में प्रोटीन होते हैं जो अपने स्किन पे फैले हुए हैं, उसी को बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन की खास बात होती है कि ये पानी में घुलते नहीं, लीनियर होते हैं, एक लेंथ के वाइज होते हैं। एक फेमस है केराटिन, हेयर में मिलता है, सिल्क में और वूल में। मायोसिन अपनी मसल्स में पाए जाते हैं, बोन्स में मिलते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन की एक बात होती है कि ये अपने बॉडी के बाहर वाले स्ट्रक्चर में नहीं होते, अंदर मिलते हैं। जैसे इंसुलिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, बॉडी के अंदर जाते हैं भाई ये सब। तो ये किस तरीके के होते हैं, नाम ही है ग्लोबुलर। तो ये ग्लोब्स में होते हैं, काफी इधर उधर मिल करके पूरा ग्लोब जैसा स्फेरिकल शेप में रहते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, अंदर वाली चीजें पानी में घुल जाती हैं। ऐसे इसी में ही तुम नाम लिख सकते हो हीमोग्लोबिन का, वो भी ऐसे ही होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन। दो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। अब जो ये प्रोटीन होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में पढ़ते हैं। पहले को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और सबसे लास्ट में क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड आपस में, अल्फा अमीनो एसिड, बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड आपस में एक लाइन में लग जाएं, बस बन गया पॉलीपेप्टाइड, और इसी को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। समझ रहे हो? जैसे स्कूल में प्रेयर के लिए सब खड़े हो जाते हैं, बस एक लाइन में जब खड़े हो गए तो वो जो एक लाइन बन के आई लंबी से बढ़िया, उसी को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो लंबी सी चेन बन के आई अपने पास, उसके अंदर अगर अट्रैक्शन होने लगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो वो धीरे धीरे फोल्ड होने लगते हैं, और फोल्ड होकर के दो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें से एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं अल्फा हेलिक्स और एक को बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट 2D में होते हैं, प्लेनर जैसे। बीटा प्लीटेड शीट, अगर तुमने कभी घर में देखा हो, विंडो पे लगे हुए कर्टेंस को देखो, तो कर्टेंस कभी अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, ऐसे जाते रहते हैं ना, तो ये कुछ उसी स्ट्रक्चर में होते हैं, बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिक्स तो 3 डायमेंशनल होते हैं, इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। अब जो ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट हैं, अगर ये फर्दर फोल्डिंग करने लगे, फिर से फोल्डिंग करने लगे, तो जो फाइनल स्ट्रक्चर बन के आता है उसी को बोलते हैं फाइब्रस या ग्लोबुलर प्रोटीन, जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के पार्ट हैं। और इसमें कौन कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होता है, ध्यान से देखिएगा। इनके अंदर अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल्स फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये 4 फोर्सेस, मतलब यहां अल्टीमेट फोल्डिंग, जितनी फोल्डिंग हो सकती है सारी फोल्डिंग हो जाए तो बनता है ये। अब नॉर्मली टर्सरी स्ट्रक्चर ही होता है प्रोटीन का, लेकिन अगर कोई प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो कई सारे मिल करके किसी सेंट्रल एटम के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, तो कुछ कुछ प्रोटीन अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे तो फाइनल अल्टीमेट स्ट्रक्चर यही है टर्सरी, लेकिन ये टर्सरी स्ट्रक्चर, अगर ध्यान से पढ़िएगा इधर, द स्पेशल, या इसको पढ़ लो, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स। कौन से सब यूनिट, ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर वाला है, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कई सारे इनके जो टर्सरी स्ट्रक्चर्स हैं किसी एक जगह पर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, तो फिर जो हमारे पास फर्दर प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसे बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यहां इससे पहले ही प्रोटीन बन चुकी है, बस कई सारे प्रोटीन कहीं इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अल्टीमेट प्रोटीन क्या है, यही टर्सरी वाला। ठीक है, ध्यान रखना, हमसे पूछता है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट किस स्टेज वाली प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, तो बोलेंगे सेकेंडरी। और बिल्कुल लंबी चेन बन जाए तो प्राइमरी। अगर फोल्डिंग होकर के, अल्टीमेट फोल्डिंग होकर के सारे अट्रैक्शन फोर्स लग जाएं चार के चारों, तो जो बनता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर। और अगर टर्सरी स्ट्रक्चर कई सारे कंबाइन होकर के एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो उसे बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये हो गया प्रोटीन का स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन को बनाया तो प्रोटीन को बर्बाद भी कर देते हैं, उसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को बेकार कर देना। आइए देखिए कैसे करते हैं। व्हेन ए प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, बेकार करने में तो हम लोग आगे हैं ना भाई, बर्बाद करते हैं, अपना फ्यूचर खुद ही बर्बाद कर लेते हैं। तो आइए एक बार प्रोटीन को भी बर्बाद करके देखते हैं। व्हेन ए प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, मतलब अगर कोई प्रोटीन, जैसे अंडा लिया पहले से ही, उसमें बॉयल वॉयल नहीं किया, तो जो उसके अंदर प्रोटीन है अंडे के अंदर वो है नेटिव फॉर्म में। जैसे मिल्क लिया, गाय से निकाला तुरंत मिल्क, अब वो जो मिल्क है अपने पास, वो उसमें जो प्रोटीन है वो नेटिव फॉर्म में है। तो व्हेन ए प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू ए फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर, पीएच, अगर हम कभी किसी नेटिव फॉर्म के जो प्रोटीन है उनके अंदर हम कोई चेंज करें, टेम्परेचर का, पीएच का, कोई सॉल्ट वॉल्ट मिला दें उसके अंदर, तो भैया जो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से जो इनकी फोल्डिंग हुई है ना स्ट्रक्चर में, वो धीरे धीरे अनकॉइल्ड होने लगती है। ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड, जो ग्लोब बना है ना वो अनफोल्ड होने लगते हैं, एंड हेलिक्स गेट
अनकॉइल्ड। हेलिक्स क्यों बोल रहे हैं, वही जो अल्फा हेलिक्स वाले स्ट्रक्चर थे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो फिर से अनकॉइल हो जाते हैं। एंड प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो जो प्रोटीन जो पहले जिंदा तरीके का था उसके बाद ये मर जाता है। जैसे अगर तुम अंडे को बॉयल करा दिया तो उसके अंदर चूजा नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि तुमने बॉयल करा दिया तो जो उसका नेटिव फॉर्म था प्रोटीन का वो बर्बाद हो गया। लेकिन क्या जब हम प्रोटीन का, यही है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब डीनेचुरेशन करते हैं तो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर वैसे ही बना रहता है, रिमेन्स इंटैक्ट। ध्यान रखें, आफ्टर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कौन सा स्ट्रक्चर वैसे ही बना रहता है, रिमेन इंटैक्ट, वो कौन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे क्वाटरनरी का क्या हुआ, भैया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कोई इंडिविजुअल स्ट्रक्चर नहीं है प्रोटीन का, प्रोटीन तो टर्सरी पे ही कंप्लीट हो जाते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी बर्बाद हो जाता है डीनेचुरेशन करने से। डीनेचुरेशन करते कैसे हैं, आग लगा दो या फिर कुछ डाल दो, एसिड बेस डाल दो उसमें खट्टा मीठा, तो पीएच चेंज हो जाएगा, तो पीएच के चेंज करने से ये बर्बाद हो जाते हैं। एग्जांपल, मिल्क से कर्ड का बनना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क एंड कोगुलेशन ऑफ एग। एग को बॉयल करो तो फिर वो लिक्विड जो है सॉलिड में बदल जाता है ना, वही दोनों पार्ट। तो ये बढ़िया प्यारे से एग्जांपल है इसके डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाइए एंजाइम पे। एंजाइम पर तो बस इतने पे खत्म है। बायोकैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम। बायोकैटलिस्ट जो अपने बॉडी के अंदर कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं एंजाइम। एंड कैटलिस्ट हैं ये, तो फिर क्या करेंगे, जो अपने बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं उनकी स्पीड बढ़ा देते हैं, और जो रिएक्शंस को होने के लिए एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी से, ये जब कैटलिस्ट हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं तो कम एनर्जी में ही वो प्रोसेस हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करते हैं और रेट बढ़ा देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं। जैसे एक फेमस कैटलिस्ट है माल्टेज, जो ये माल्टोज है अपने पास, माल्टोज अभी देखा था, ये डाइसैकेराइड है। अगर तुम इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो अल्फा ग्लूकोज बनेगा, लेकिन अगर केवल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगती है। माल्टेज के प्रेजेंस में कराएं इस अच्छा ध्यान रखना, एंजाइम के लास्ट में बोलते हैं ASE। माल्टोज के लिए लिख रहे हैं तो नाम दे दिया माल्टेज। अगर इस एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बहुत कम एनर्जी पे ये प्रोसेस हो जाता है। मान लो पहले अगर एनर्जी लग रही थी इस प्रोसेस के लिए 8 किलो जूल पर मोल, तो जब हम एंजाइम की प्रेजेंस में कराते हैं तो 1-2 किलो जूल ही लगता है, बस बहुत कम एनर्जी में प्रोसेस आगे चला जाता है, ज्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ता और प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ये माल्टेज की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस। एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं। हमसे पूछेगा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्टिविटी, एंजाइम कैसे एक्शन करता है, तो बस यही सब कहानी लिख देना है तुम्हें। स्पीड बढ़ा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी घटा देता है। एक फेमस एंजाइम माल्टेज है जो इस तरीके से रिएक्शन करता है। अगर इसमें एक्टिवेशन एनर्जी पहले 6 लगती होगी तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उससे भी कम लगेगी। ठीक है, ये तो खत्म हो गया एंजाइम शुरू होते ही। फिर आगे विटामिन। विटामिन 2 तरीके के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जिसके हम लोग डेली सुजाते रहते हैं, तो उसमें अपने जो बॉडी के अंदर वाटर सॉल्युबल वाले विटामिन है वो निकल जाते हैं बाहर, इसलिए उनको रेगुलर इंटेक में लेना पड़ता है। कौन कौन वाटर सॉल्युबल होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। बी बहुत बदमाश है, उसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, उसमें एक होता है B12। तो जो B12 होता है ना वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता, वो फैट सॉल्युबल होता है, वो बॉडी के अंदर स्टोर होता रहता है। फैट सॉल्युबल कौन होते हैं, ADEK और विटामिन B12, ये भी फैट सॉल्युबल है अपने पास। तो ये फैट सॉल्युबल होते हैं, मतलब अपने बॉडी के अंदर जो ये फैट है अलग अलग, ये तो स्किन हो गया, स्किन के अंदर की जो मोटी मोटी लेयर होती है, कुछ लोगों की बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, तो वो जो लेयर है वही फैट है। फैट के अंदर, लीवर के अंदर, वहां पर ये स्टोर रहते हैं, लिवर में स्टोर रहते हैं और एडिपोज में स्टोर रहते हैं। ध्यान रखना, कौन सा लिवर में स्टोर रहता है, फैट सॉल्युबल वाला, कौन सा एडिपोज में स्टोर रहता है वो है फैट सॉल्युबल। और अब आ जाइए विटामिन के ऊपर, विटामिन A, विटामिन B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, इतने विटामिन हैं। सबकी डिफिशियंसी से डिजीज पढ़ लेना थोड़ा अच्छे से। एक 7-8 मिनट का वीडियो है जो मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, जो तुम्हें विटामिन की डिजीज, विटामिन से डिफिशियंसी होने से जो डिजीज होते हैं, ऐसे तो मैं अभी बता दूंगा लेकिन वो याद नहीं होगा तुम्हें। अगर वो छोटा सा वीडियो जो मैं इसी के पिन कमेंट में डाल रहा हूं, फट से उसे क्लिक करो, टच करो और देखोगे वो वीडियो तुम्हें बहुत अच्छे से, ये चैप्टर का जो सबसे रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक है, ये विटामिन से डिजीज वाली, वो बड़े आराम से याद हो जाएंगे। विटामिन ए से लोग अंधे हो जाते हैं जिसको बोलते हैं ज़ीरोफ्थैल्मिया। B1, अच्छा B1, B2, B6 इनका ऐसे भी पूछा जाता है, इसका वो बताओ साइंटिफिक नेम, तो इसको ऐसे याद रखना TRP करके। TRP जानते हैं ना, टीवी वालों को मैच वैच दिखाते हैं तो उनका TRP बहुत हाई हो जाता है। TRP थायमिन, राइबोफ्लाविन और पायरिडॉक्सिन। और B12 इसका नाम नहीं याद रखना है, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड।
विटामिन सी तो इस बार अभी जेई में भी आया था कि इसका कौन सा एसिड है जो विटामिन में मिलता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड अपने पास। विटामिन डी, ई और के, अगर इनसे डिजीज याद रखना चाहते हो कौन कौन सी डिजीज हुई, पिन कमेंट में जाओ और देखो, वहां पर जो लिंक दिया गया है ना उसे टच करिए। 8-10 मिनट में सारे विटामिन की अच्छी कहानी बढ़िया से तुम्हें याद हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए की तरफ आ गए तो नाइट्रोजनस बेस, फास्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर, इनसे मिल करके बनता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड, ये मिल करके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। यही न्यूक्लियोटाइड बार बार आपस में कंबाइन होते हैं तो बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही नाम देते हैं डीएनए और आरएनए। आगे बढ़ते हैं। अब जो डीएनए होता है उसमें ये जो पेंटोज शुगर है उसका जो सेकंड नंबर कार्बन है ये राइबोज शुगर होते हैं। बस इसका सेकंड नंबर कार्बन से ऑक्सीजन हटा देते हैं तो बोलते हैं बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी 2 नंबर से ऑक्सीजन हटा देते हैं, और उसके पास अगर हम साइड में बेस लगा दें तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। शुगर के साथ बेस लगा देते हैं तो बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और अगर बेस और शुगर मिलाया न्यूक्लियोसाइड बन गया, उसमें हम फास्फोरिक एसिड भी मिला दें तो यहां लिंकेज बनने लगता है, इसे बोलते हैं फॉस्फोईस्टर लिंकेज। फॉस्फोईस्टर लिंकेज, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड और एल्कोहल मिलकर के ईस्टर बनाते हैं, ऐसे यहां पर भी ईस्टर का लिंकेज आ जाता है। किस नंबर पे? 5 नंबर पे। तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। जब तीनों मिल जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड। अब यही बार बार मिलते रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड तो बन जाता है डीएनए। अब इनके अंदर जो बेस तुमने लिखा है, कौन कौन सा बेस होता है? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। लोग ऐसे याद रखते हैं एटीजीसी। एटीजीसी क्यों? ए और टी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, कितनी? डबल, 2 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। और गुआनिन और साइटोसिन वो 3-3 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना। ये हो गया डीएनए के पार्ट। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखना तो याद हो जाएगा। और ये इनके नाइट्रोजनस बेस हैं। इसमें से अगर थायमिन हटा दो, थायमिन की जगह यूरेसिल डाल दो तो बन जाता है अपने पास डीएनए के बाद, ये तो डीएनए का स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ध्यान से देखिए, बढ़िया प्यारा सा, जिसमें एडेनिन थायमिन डबल बॉन्ड बनाते हैं, गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ये बढ़िया शानदार सा इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, जबरदस्त। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इसमें बने रहते हैं। वहीं आरएनए की बात करें, वहां पर भी न्यूक्लियोसाइड वैसे ही होता है, बस यहां पर जो सेकंड नंबर है वहां OH होते हैं, यहां OH नहीं हटाते। यहां साइकिल के सब बंदे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जो डीएनए में हमारे पास शुगर था उसमें साइकिल में कहने के लिए तो 4 कार्बन होते हैं, लेकिन जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो 3 ही। लेकिन जो आरएनए के जो शुगर होते हैं उसमें 4-4 कायरल कार्बन होते हैं। और कोई पूछे ये अल्फा फॉर्म वाले हैं या बीटा, तो बीटा वाले, क्योंकि ऊपर की तरफ इनके OH होते हैं। और अगर तुमने इस न्यूक्लियोसाइड के साथ साथ फास्फोरिक एसिड भी मिला दिया तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। अब ये अगर बार बार रिपीट होगा तो आरएनए बन जाता है, और ये सिंगल स्ट्रैंड में एग्जिस्ट करते हैं। एडेनिन, और बस यहां थायमिन नहीं, यहां यूरासिल होता है, गुआनिन, साइटोसिन। साइटोसिन और सिस्टीन में कंफ्यूज ना होना, साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, याद हो जाएगा। खत्म, क्या बात है। तो हम लोगों ने देखो पूरा का पूरा ये चैप्टर का सब कुछ खत्म कर लिया भाई। एक चीज मैं तुम्हारे हवाले छोड़ रहा, मैं चाहता हूं तुम खुद कर लो, वो है हार्मोन। एक पैरा है एनसीईआरटी का, हार्मोन, समझ रहे ना। बचपन में तो लड़का लड़की बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो लड़कियों के कैरेक्टर थोड़े अलग हो जाते हैं, लड़कों के थोड़े अलग हो जाते हैं। तो वो हार्मोन चेंज होते हैं बॉडी में, धीरे धीरे हार्मोन नए नए निकल के आते हैं बॉडी के अंदर, जो हमको लड़का और किसी और को लड़की बना देता है। तो हार्मोन्स को एनसीईआरटी से थोड़ा पढ़ लेना। पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट लिख लिख के समझाया है। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। कब करोगे? बोलना नहीं चाहिए भाई, टीचर तो ऐसे ही इतनी मेहनत करते हैं और उनका हेल्प तुम करोगे, और टीचर तो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर ही रहे हैं। तो जिन्होंने भी इस वीडियो को पूरा देखा है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बढ़िया पूरा लेक्चर देखा। एक बार और देख लीजिए, जो मैंने बोला है वो वीडियो कमेंट सेक्शन से जाकर के देख लीजिए। देखिए ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जो भी एग्जाम दें, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आए भगवान करे आपसे बढ़िया से सॉल्व हो जाए। ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।